स्वागतम। संधियाँ आपने खूब कर रखी होंगी, लेकिन केवल इस एक ग्राफ के आधार पर या फिर इस एक ग्राफ के आधार पर यदि आपको सभी स्वर संधियाँ करा दी जाएँ, तो कैसा रहेगा? और वो कभी गलत ना हो और आपके दिमाग से ना निकले, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी अवधारणा को आप केवल इस एक ग्राफ पर समझ सकें, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है हमें स्वरों को समझने की। तो हम संधियाँ शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले तो देखो कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है। मान लिया मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ एक कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का व्यंजन से मेल या व्यंजन का स्वर से मेल या फिर इनमें से कोई भी? तो यहीं पर आकर मतलब बिल्कुल सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। जब हम बात करते हैं दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि में से स्वर संधि की, तो हम कई बार पहचान ही नहीं कर पाते या फिर हम कई बार इसको भी रटते हैं, लेकिन इसको रटना नहीं, केवल अगर हमने स्वरों को समझ लिया कि स्वर होते कैसे हैं, उनका आपस में मेल कैसे होता है, तो आप कभी भी स्वर संधियाँ गलत नहीं करेंगे। तो सबसे शुरू से यहाँ पर करते हैं हम क्या संधियों से शुरू करते हैं जिससे कि कोई भी चीज़ गलत ना हो। आज बेसिकली हम स्वर संधि को लेंगे, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आप क्लास को शुरू से लास्ट तक देखें, केवल यही नहीं करेंगे, पहले संधि क्या है, फिर स्वर संधि क्या है, स्वरों का मेल कैसे होता है, फिर बहुत सारे उदाहरण और वो भी एक प्रमाणिक पुस्तक से, जिसको किसी भी एग्जाम में यदि आप आंसर की में कुछ गलती दी हुई है, तो आप संशोधन के लिए वहाँ पर उस पुस्तक का यदि प्रमाण लगा देंगे फ़ोटो, तो उसको कोई भी अमान्य नहीं करेगा। तो उसके बहुत सारे उदाहरण केवल इस जो मैं ग्राफ बताऊँगा उसके आधार पर हम समझ लेंगे, ठीक है? तो देखो सबसे पहले संधि क्या होती है? संधि वर्णों का मेल होती है, ये सबको पता होगा संधि वर्णों का मेल है और वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, तो वो भी सभी को पता होगा। भाषा की मूलतम इकाई ये वर्ण या अक्षर सामान्यतः प्रथम पद का अंतिम स्वर, जैसे कि यहाँ प्रथम पद ये वाला विद्या और आलय है, तो प्रथम पद का अंतिम स्वर या फिर दूसरे पद का प्रथम स्वर, दूसरे पद का प्रथम स्वर। तो यहाँ पर एक स्वर संधि ये बनती है कौन सी? दीर्घ संधि। तो इसका आ हुआ और इसका आ हुआ पहले पद का अंतिम और इसका ये सामान्यतः हमें देखने को मिलता है ऐसा पैटर्न। लेकिन इसके अलावा और भी हम देखेंगे कि और संधियाँ कैसे बन जाती हैं जिसमें इस तरह से मेल नहीं होता जब संधियों को लास्ट तक करेंगे। तो जैसे विद्या प्लस आलय क्या बन गया? विद्यालय। तो ये तो सामान्य बात थी। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये भी सभी को पता होगा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। स्वरों का जब स्वर से मेल होता है तो वो स्वर संधि कहलाती है, जहाँ पर कोई भी व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन का व्यंजन से मेल, जैसे स्वर का स्वर से मेल था वैसे व्यंजन का व्यंजन से मेल, लेकिन इसके साथ-साथ या व्यंजन का स्वर से भी यदि मेल हो तो वहाँ भी हम व्यंजन संधि होगी हमारी। वो कैसे होगी हम आगे जाके इसे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखें व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है या फिर व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है तो भी व्यंजन संधि होती है, स्वर संधि नहीं होगी। विसर्ग संधि कैसे होती है? यदि विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ जाए या फिर विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आ जाए, कोई भी आ जाए स्वर या व्यंजन, तो वो विसर्ग संधि होगी, ठीक है? अब देखो इसको समझने से पहले या इसे समझने से पहले या पूरा संधियाँ समझने से पहले आप एक चीज़ को समझें क्या? स्वर क्या होते हैं? स्वर कैसे होते हैं? सभी को पता है स्वर क्या कितने होते हैं, कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये सभी को पता होगा। लेकिन जिस पैटर्न में मैं बताऊँगा, उस पैटर्न में खास तौर से आपको याद रखना है, वहाँ से और भी बहुत सारी पूरी वर्णमाला उसी से क्लियर हो सकती है जहाँ पर स्वर आएँगे। देखो सबसे पहले स्वरों से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। स्वर हमारे 11 हैं और उसको लिखने का तरीका केवल यही रखें आप, ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, छोटा बड़ा और री, ठीक? उसके बाद में ए, ऐ, ओ, औ, औ। देखो यहाँ ध्यान से समझना स्वरों का मेल कैसे होता है या स्वर होते क्या हैं। ये सभी पता होगा सभी को आपको, ये मूल स्वर हमारे ए, ई, उ छोटे, या इनको हम ह्रस्व स्वर भी बोल देते हैं, ह्रस्व स्वर, या लघु स्वर भी बोल देते हैं, लघु स्वर। क्योंकि मैं यहाँ पर स्वरों को नहीं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी बताऊँगा कि ये कौन से हैं। सभी को पता है ये ह्रस्व स्वर होते हैं या लघु स्वर होते हैं या फिर मूल स्वर होते हैं। ए, ई, उ। उसके साथ में र आ जाता है, ठीक री आ जाता है, रे नहीं री। ठीक ये हो जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे क्या होते हैं, या तो दीर्घ स्वर होते हैं या संयुक्त स्वर होते हैं या
संधि स्वर होते हैं, ठीक है, सभी के सभी। अब ये सभी के सभी हमारे दीर्घ स्वर हुए या संधि स्वर हुए। दीर्घ बना कैसे, ध्यान से समझना, ये हुए हमारे दीर्घ स्वर। और यदि हम सबकी बात करें तो दीर्घ का मतलब बड़ा, ह्रस्व का मतलब लघु का मतलब छोटा, ठीक। तो यहां पर ये संधि करके ये सभी स्वर आते हैं, समझिए इस बात को। जब हम इनको संधि स्वर बोल रहे हैं तो इसका मतलब संधि स्वर कौन से हैं, ये सभी के लिए मार्क किया है मैंने, वो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होते हैं हमारे संधि स्वर। इनको बोलते हैं हम संयुक्त स्वर, ठीक है। अब कैसे, वो वर्णमाला में डिटेल में समझ लिया होगा वैसे आपने। देखो इसका मतलब क्या है, ये 4 स्वर हमारे संधि स्वर नहीं होते, ये संधि करके नहीं आते। ये कैसे होते हैं, हमारे मूल स्वर। यदि मूल स्वर का विलोम शब्द आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, संधि स्वर, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस चीज को। जब ए का ऐसे मेल कर दें, मतलब ए का उसी में स्वयं समान मेल कर दें, तो तब क्या बनता है हमारा आ, बड़ा आ। सभी को पता होगा इस चीज का। जब ए का ऐसे मेल हो जाए, या ई का ई से मेल हो जाए, या फिर ऊ का ऊ से मेल हो जाए, तो क्या होता है, ये आ जाता है हमारा आ, ई और ऊ। ये भी सभी को पता होगा यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाते हैं हमारे क्या, संधि स्वर में कौन से, दीर्घ स्वर। यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब हम समान वर्ण में क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले हमें कुछ और समझना है। हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि इनका स्थान क्या होता है। यदि आप स्थान को समझ गए तो आप उसे भी भली भांति समझ जाएंगे। स्थान का मतलब क्या है, ध्यान से देख लें आप। जब हम बात कर रहे हैं ए आ, ई ई, उ ऊ, ये, ठीक, ये हो जाते हैं संधि। देखो इनका स्थान क्या होता है, इनको उच्चारण स्थान क्या होता है, मुख से जब निकल कर आते हैं स्वर, तो वहां पर आपने उच्चारण स्थान वर्णमाला में पढ़ लिए होंगे। तो वहां पर उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। यानी कंठ से पहली ध्वनि निकलती है हमारी क्या, ए आ की, तो इन्हें बोलते हैं क्या, कंठ स्वर। हाँ, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कंठ। उसके बाद इनका स्थान क्या होता है, इनका स्थान होता है क्या, कंठ के बाद क्या होता है, तालव्य, तालवा, है ना, ऊपर वाला स्थान। तो ये हो जाता है तालव्य। इसको हम कंठे भी कर सकते हैं। और यहां पर ये ऊ का स्थान क्या होता है, ओष्ठ, ओष्ठ, तालव्य और ओष्ठ, ठीक। कंठ, तालव्य और ओष्ठ है, क्योंकि ध्वनि हमेशा कहाँ से निकलती है, अंदर से, यहां से होती हुई और बाहर की तरफ आती है, मुख की तरफ। तो सबसे पहले कंठ, फिर तालव्य और फिर होठ, ठीक। अब इसका स्थान क्या होता है, ये सभी को पता होगा, मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है। ये भी सभी को पता होगा, यानी कि ऊपर तालवे का बीच वाला हिस्सा, मूर्धा। अब देखो यहां से कहानी शुरू होती है किसकी, संधि की। यहाँ पर मैं वर्ण नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसलिए पूरा बोल के नहीं बताऊंगा। वर्ण पढ़ाता तो पूरा बोल के बताता। फिलहाल संधि है, तो यहाँ पर कंठ, तालव्य और ओष्ठ है। तीन दुहे नहीं हुई, ए आ कंठ, ई तालव्य और ये ओष्ठ है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ध्यान से देखना, जब हम ए के साथ ई मिलाएंगे तो बनेगा क्या, हम ऐसे कर रहे हैं, ए ई, इसको बोल के देखो एक बार, कोई सा भी ए ई या कुछ भी, आ ई कुछ भी ऐसे करके। तो हम क्या करते हैं इसको, हम ऐसा करते हैं आई। भाई इसको क्या बोलेंगे, हम आई बोल रहे हैं ना, आई, देखो ध्यान से। तो हम इसको बोलते हैं आई। और आई से क्या होता है, आई से ऐनक है, या आई से एड़ी, एड़ी ए से होती है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी जो ध्वनि होती है ये होती है कंठ तालव्य ध्वनि, कंठ तालव्य ध्वनि। यानी कि जब कंठ और तालव्य को हम समान मतलब एक स्पर्श करते हुए ध्वनि आती है, तो कंठ तालव्य बोल के भी देख लो, ऐ, तभी तो हम बोलते हैं ऐ से क्या, ऐनक, ठीक। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ठीक है। जब कंठ के साथ ओठ मिलता है, यानी कि इसके साथ में जब ये मिलेगा, इसके साथ जब ये मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ है। कैसे, जब हम बोलते हैं ए और ओ, अब इसको बोल के देखना, सॉरी, ए और ऊ,
इसको बोल के देखना, औ। औ बोलेंगे ना इसको, जब हम मिला देंगे इसे तो औ बोला जाएगा। और औ से क्या होती है? औरत। जब हम औरत को पढ़ते हैं, औरत शब्द को पढ़ते हैं, तो तब क्या होता है? ये औरत। और जब हम इस मात्रा को पढ़ते हैं, इस वाली मात्रा को, तो इसको क्या बोलते हैं? औ। क्यों बोलते हैं औ? ए उ औ, यानी कि कंठ से जब ओष्ठ मिला। तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारे स्वर होते हैं उनका मेल होता है। अब इसे अच्छे से समझ गए होगे। तो कंठ तालव्य ओष्ठ है, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ है। समझ गए इस चीज को? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ है। तो इसका मतलब स्वरों का मेल हो रहा है। ठीक। अब इसी मेल को हम पढ़ेंगे संधि में। तो ये हमारा मेल है। अब इसको ध्यान से देख लें आप। जब हम क्या करते हैं, जब हम समान स्वर ए या आ के साथ, मतलब ए हो या आ हो, कोई सा भी, कैसे भी, समान स्वर का मतलब होता है जो हमारा उच्चारण एक सा है। यानी कि ये लघु उसी का दीर्घ, लघु उसी का दीर्घ, लघु उसी का दीर्घ। मतलब छोटा भैया बड़ा भैया, छोटा भैया बड़ा भैया, छोटा भैया बड़ा भैया, ये सभी एक बाप की औलाद। ठीक। ये छोटा भैया बड़ा भैया, मतलब दादा, दादा के फिर बेटा, बेटे के ये पोते हो गए, है ना, दो दो, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर छोटा बड़ा, छोटा बड़ा और छोटा बड़ा, तो इनमें आपस में जब किसी का भी किसी से भी मेल होगा, किसी का किसी से मतलब समान, जब छोटे बड़े भैया का, चाहे छोटा बड़े से मिल जाए, बड़ा छोटे से मिल जाए, या बड़ा छोटा छोटा मिल जाए, या बड़ा बड़ा मिल जाए। उदाहरण के लिए एक बार लिख के दिखा देता हूं। जब ऐसे मिले, या आ से मिले, ये बिल्कुल एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इसको भी हम समान बोलते हैं जब छोटा बड़े से मिले या बड़ा छोटे से मिले हैं, तो वो घर में ही। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है समान स्वर का मेल। इनके किसी भी प्रकार के आपस में मिलने से जो शब्द आता है वो हमेशा कौन सा होता है? बड़ा। ठीक है। यानी कि अगर इनमें से कोई सा भी मेल होगा तो आ जाएगा आ। जब इनमें से कोई सा भी आपस में क्रम बदल सकता है, लेकिन मेल किसी का भी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, कैसे भी मिलेगी तो आ जाएगा क्या? बड़ी। हमेशा आएगा बड़ा। ठीक है। उससे छोटे, उससे छोटा हो, बड़े उससे बड़ा हो। ठीक। छोटे उससे बड़ा हो या बड़े उससे छोटा हो तो आएगा कौन सा? बड़ा हो। तो इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं दीर्घ। इसीलिए क्या होती है ये हमारी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होगी? जब समान वर्ण हमारा किसी भी क्रम में समान वर्ण संधि करे तो हमेशा दीर्घ आता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं दीर्घ। दीर्घ के बाद जो दूसरी संधि होती है वो कौन सी होती है? गुण। गुण का मतलब होता है, इसका नाम गुण क्यों रखा गया? जब स्वर अपना गुण बदलता है, यानी कि अभी गुण क्या था उसका? समान। अब जब वो असमान होगा तब क्या हो जाएगा? वो गुण बदल जाएगा उसका। और गुण किस तरह से बदलता है? ध्यान से देख लो। इस ए के साथ, अब ये वाला नहीं आना, ए या आ के साथ, कोई से के भी साथ, ए या आ के साथ, मतलब इस पहले वाले के साथ यदि इनमें से कोई सा भी आ जाए। मैंने बताया एक दादा है, ये वाले कंठ तालव्य वाले। ठीक। और ये इन दादा कंठ तालव्य ओष्ठ है, एक ही दादा की औलाद है ये तीनों। लेकिन इसमें क्या है? इसमें कंठ तालव्य ओष्ठ में उसके एक दादा के 3 बच्चे हुए, कंठ तालव्य ओष्ठ है। और इनके भी दो दो, छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला बड़ा वाला, ऐसे करके। तो इसका मतलब अगर ये एक ही कुल के जब गुण बदलेंगे आपस में, यानी कि ये किसी से भी इनमें से मिल जाए, तो अगर ये क्या था? कंठ। अगर ये इससे मिलेगा, ध्यान समझना, आई क्या हो जाएगा? आई। अगर किसी से भी मिलेगा, लेकिन होगा कौन सा? ये छोटा वाला। ठीक। जब ये वाला इससे मिलेगा, क्योंकि अभी तो पहले इनको ही मिलना है, तो ये वाला जब ए आ ई से मिलेगा, कोई से भी मिल जाए समान स्वर में, ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा? छोटा वाला ए आ जाएगा। ठीक है। ये वाला जब इससे मिलेगा, किससे? ओष्ठे से, ए ऊ मिलेगा तो क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ठीक है। तो ध्यान से देखना, ए आ में से कोई सा भी, ई कोई सी से भी मिला तो ए आ गया, ए आ गया। और ए आ ऊ से मिला कोई से भी तो आ गया ओ। तो ये दोनों जब बनते हैं तो हो जाता है गुण। जब आप स्वर की पहचान करेंगे तो शब्दों में इस चीज को आपको देखना है। किसको देखना है? मात्रा को देखना है। अगर ये वाली मात्रा आ रही है संधि करने के बाद तो वो कौन सी? दीर्घ संधि। यदि ये वाली मात्रा आ गई तो कौन सी? गुण संधि। अब आते हैं वृद्धि संधि, जो हमारी तीसरी संधि है। वृद्धि संधि कैसे? अभी इसको दूसरे ग्राफ पे भी बताऊंगा। जिनको इससे समझ नहीं आएगा वो दूसरे समझ लेना। ठीक है। तो
क्योंकि जिसने स्वरों को बहुत अच्छे से किया हुआ है उसे ये आसानी से समझ आ जाएगा। जिसने नहीं किया हो या फिर इस तरह से नहीं पढ़ा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। अब देखो, पहले क्या हुआ, समान स्वर मिले, फिर क्या हुआ, ये इनसे मिला, तो ये बन गया हमारा। अब क्या होगा जब आगे बढ़ेगा, मैं एक बार उसी को दिखा देता हूं। सबसे पहले देखो यहाँ पर, जब ए या आ, ई या ई, उ या ऊ समान स्वर से मिले, यानी कि इनमें से कोई सा इसी से मिल जाए आपस में, इनमें से कोई सा ये आपस में मिल जाए या ये आपस में मिल जाए, तो इनका क्या होगा, आ। मतलब ये आपस में मिल रहे हैं तो क्या आएगा, बड़ा वाला। ये आपस में मिल रहे हैं तो क्या आएगा, बड़ा वाला। ये आपस में मिल रहे हैं तो क्या आएगा, बड़ा वाला। ठीक है। गुण संधि का मतलब ए या आ जब ई या उ से मिले या री से मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये ए आ जब ई कोई से भी आपस में कोई सा भी मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। लेकिन ये ये ध्यान रखना है कि पहले हम संधि किसकी कर रहे हैं, ए आ की। ए आ की, ई ओ को बाद में ले रहे हैं। यानी कि मैंने शुरू में ही बताया था, संधि किसकी होती है, दो शब्दों की, पहले पद का अंतिम वर्ण या दूसरे पद का प्रथम वर्ण। तो पहले पद का जो अंतिम वर्ण है ये होना चाहिए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ये होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ए की संधि जब ई या ऊ या री से हो रही है तो ई से हुई है तो ई का बदल के क्या कर देंगे, हम ए कर देंगे। क्यों कर देंगे वो बता दिया मैंने, कंठ तालव्य बन रहे हैं। और जब हम इसके ए की संधि ऊ के साथ करेंगे तो ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। याद रखने के लिए मैंने बताया है, ए औ ऐसे याद रखेंगे, लेकिन होगा छोटा वाला, इस बात को ध्यान रखना है इनमें से, है ना। और री का क्या हो जाएगा, ए की संधि री के साथ करेंगे तो आ जाएगा अर। समझ गए। अब वैसे ही वृद्धि संधि है, वृद्धि का मतलब होता है वृद्धि हो रही है, पहले गुण बदला, अब उस गुण में वृद्धि होगी। और वृद्धि कैसे हुई, अब ए की संधि किससे हो रही है, ए या ओ औ से। तो क्या आ गया, इनमें से बड़ा वाला, ये ए और ये औ, ये औ। एक बार देख लेते हैं इसे। देखो पहले ये समान स्वर में संधि, ये आगे दीर्घ संधि होगी। इसकी संधि इन दोनों से हुई तो इसके साथ हुई तो कौन सा आया, पहला वाला, ये ए। और इसकी संधि जब इसके साथ हुई तो कौन सा आया, पहला वाला, लेकिन इन वालों में से, है ना, ओ। ओ। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम वृद्धि कर रहे हैं। तो हमने इसकी संधि इनसे तो कर दी है, री से करी तो क्या आया, रे आ गया। तो इन तीनों से तो हो गई। अब क्या होनी है, वृद्धि होनी है, मतलब आगे बढ़ना है। वृद्धि संधि का मतलब ही ये होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी संधि जब इनके साथ होगी, क्योंकि इनके साथ सबके हो चुकी है, तो इनके साथ होगी तो क्या होगा, अगर इनके साथ हुई तो इनमें से आ जाएगा बड़ा वाला। क्यों आ जाएगा, आई क्यों आएगा, क्योंकि ये पहले ही गुण संधि में आ चुका था। तो अगर ए की संधि इसके साथ हो रही है तो ये आया, लेकिन ए की संधि अगर वृद्धि होके इनके साथ हुई तो क्या आएगा, ये वाला, ये वाला। ठीक। उसके बाद यदि ए की संधि इनके साथ हुई तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला, बड़ा वाला। तो ध्यान रखना है पहचान कैसे होगी, अगर इनमें से कोई दिख रहा है तो कौन सा, दीर्घ संधि। यदि इन दोनों में से कोई सा दिख रहा है तो गुण संधि, मतलब छोटी मात्रा है। यदि ये बड़ी मात्रा है, इन दोनों में से कोई दिख रहा है तो कौन सी होगी, वृद्धि संधि। अब क्या चल रहा था हमारा क्रम, ये चल रहा है। ठीक है। अब हमारी संधि कौन सी रह गई है, देखो पहले हमने ये संधि कंप्लीट कर ली, हमने ए का इन सब से मेल कर दिया, इन सब से भी मेल कर दिया, हो गया मेल। इससे मेल होके ये आया, इससे मेल होके ये आया, इससे मेल होके ये आया, और इनका इससे मेल होकर ये आया। ठीक हो गया। और इससे मेल होकर रह आ गया। तो ये तो हो गया हमारा पूरा। अब लेकिन बचा कौन सा, अभी ये भी तो बचे हैं भाई। देखो दो शब्द हैं, दो शब्द या पद हैं ये। अभी क्या चल रहा है हमारा, ए या आ, ये पहले वाले पद का और दूसरे वाले पद का, इनमें से, इन सब में से। तो शुरुआत में हमारे पास ए या आ है। लेकिन अब क्या करें, हम इस ए या आ को उल्टा कर दें, और उल्टा करके क्या करें, हम बाकी की भी तो संधि करेंगे। और जब बाकी की संधि करेंगे तो वह कैसी होगी, बाकी की संधि का मतलब है जब हम ई या उ को शुरुआत में या रे को शुरुआत में ले आएंगे। जब हम शुरुआत में पहले पद में इसको ले आए या इसको ले आए तो क्या होगा। ठीक है। तो ये संधि कैसे होगी उसको देख लो। तो देखो ध्यान से, जब समान स्वर हो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें दीर्घ हो जाएगा। जब ए की संधि अन्य किसी भी असमान स्वर से हो रही हो, तो असमान स्वर में कौन आते हैं, ए के बाद में कौन आएगा, या तो ई आएगा,
ए हो गया, उ आएगा, ओ हो गया, री आ गया, तो अर हो गया। ठीक, अर का मतलब ये मात्रा ऊपर वाली। ठीक है, इसे बताऊंगा उदाहरणों में। अभी वृद्धि संधि का मतलब क्या है? जब ये ए के बाद में अभी बच्चे कौन से हमारे, ये वाले बच्चे आगे वाले, तो इनमें से आया तो बड़ा वाला आ जाएगा, इनमें से आया तो ये बड़ा वाला आ जाएगा। हो गया। अब यण संधि का मतलब क्या है? यण का मतलब होता है, सबका मतलब बता रहा हूँ, यण का कोई मतलब नहीं बताएगा आपको। यण का मतलब होता है ये का गण। और ये का गण कौन सा होता है? आपने पढ़ा होगा, ये, रे, वे, ले। ठीक है, तो ले तो आता नहीं है यहाँ पर, तो कौन से आ जाएंगे? ये, रे, वे। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो इन्हें देख लेते हैं एक बार। ये का गण जब उल्टी संधि हो, मतलब अभी ऐसे चल रहे थे हम, ए से इधर की तरफ, अब हम ई की संधि, पहले पद में ही हम ए को छोड़कर ई ला रहे हो, तो ई उ री, अगर इनके साथ कोई भी भिन्न स्वर आ गया, कोई भी भिन्न स्वर हो, तो कौन सा हो जाएगा? ये, वे और रे। किसका होगा ये? इस ई का। अभी देखो, ध्यान से देखो आप, यहाँ पर बदल किसका रहा है? ये दूसरे पद का बदल रहा है। लेकिन यहाँ पर किसका बदल रहा है? ये पहले पद का बदलेगा। हमें इसे ध्यान रखना संधियों में। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कराऊंगा तो और भी बहुत कुछ समझने मिलेगा, वो भी करेंगे, लेकिन पहले धीरे धीरे करके एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर, मतलब जैसे ई के बाद कोई भी अलग आ जाए, कोई भी अलग, आ ए आ, उ ए आई, ओ औ, रे, कुछ भी आ जाए इसके बाद में, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा या। इसके बाद में कोई भी आ जाए, ए आ ई री, उ ए आई, कुछ भी आ जाए, तो इसका क्या हो जाएगा? ऊ का वे। और री का क्या हो जाएगा? रे। समझ गए? वही ये है, ये कुछ और नहीं है। अभी हमने क्या करा था? ये का गण किया था। अब ध्यान से देखो, अगर ये के आगे हमने ए लगा दिया तो ये बन गया अय। यानी कि जब आदि में क्या हो? अय हो, तो हम उसको बोलते हैं अयादि संधि। ठीक है, तो अयादि संधि कैसे बनी? देख लो एक बार, इसमें देखेंगे। देखो, पहले इनका दीर्घ संधि, इसका इससे मेल किया, ये आ गया, इसका इससे मेल किया, ये आ गया, इसका इनसे मेल किया तो बड़ा वाला हो गया, इसका इनसे मेल किया तो ये बड़ा वाला हो गया। ये सीधा क्रम हो गया, दीर्घ गुण वृद्धि। अब यण और अयादि कैसे हुई? उल्टी, क्योंकि ए और आ की तो हमने संधि कर दी। अब प्रथम पद में ही जब इनमें से बाकी सब में से लें, तो अगर हम इसकी संधि किसी से भी कर रहे हैं, इनसे या इनसे, तो क्या हो जाएगा? इसका यह हो जाएगा। इसकी संधि हम किसी से भी कर रहे हैं अन्य से, तो इसका वह हो जाएगा। इसकी संधि हम किसी से भी कर रहे हैं अन्य से, तो इसका क्या हो जाएगा? रह हो जाएगा। इन सब की संधि होगी। अब बचे कौन से? प्रथम पद में आने के लिए कौन बचे? ये वाले बचे। तो जब ये वाले मिलेंगे, इनकी संधि किसी से भी हो, ठीक है, किसी से भी अन्य स्वर से, तो क्या हो जाएगा? ए का अय, ए का आई का आय। इनकी संधि किसी से भी अन्य से होगी, तो ओ का औ अव, और इसका क्या हो जाएगा? औ का आव। कैसे होगा? एक बार दिखा देता हूं। देखो, ए आई ओ औ, ओ औ, तो असमान स्वर से जब ये मिलेंगे, असमान या भिन्न स्वर एक ही बात है। ठीक है, तो इस ए का क्या हो जाएगा? अय। ऐ का क्या हो जाएगा? आय। ओ का क्या हो जाएगा? अव। औ का क्या हो जाएगा? आव। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। जब मैंने किया इसको, इसकी संधि, तो इससे क्या हुआ था? यह हुआ था। और जब इसमें क्या है? इसमें भी तो यही होता है। ध्यान से देखो, ए ई, क्या बन गया? ऐ बन गया ना। ऐसे ऐढ़ी है, ऐसे एढ़ी, ऐसे एढ़ी, ऐसे एढ़ी, ऐसे ऐनक। ठीक, तो ये जब बन गया, तो इसका मतलब क्या है? इसमें कौन कौन है? ए सम्मिलित है और ई सम्मिलित है। ई से क्या बन रहा था? यह बन रहा था, तो इसमें भी तो यह बनेगा और इसमें यह बनेगा। तो ध्यान से देखो, ई का तो यह बन गया, यह, और ए पहले ही रहा। दोबारा देखो, ए ई, ये क्या बना रहे हैं? ऐ बना रहे हैं। तो अगर हम इसकी कोई भी, या तो ये वाला ऐ, ए, या ये ऐ, तो हम इनकी जब संधि करेंगे, तो ध्यान से देखना, हम इनसे मिलके ये बनाया, तो ऐसे ए की संधि जब किसी से भी हो रही है, तो वो तो ए ही रहता है। लेकिन जब ई की संधि किसी से भी होती है, तो वो क्या बन जाता है? ई का यह बन जाता है। तो इस तरह से बनता है अय। ठीक है, अब क्या हो रहा है?
अगर ये कैसे बनेगा, ये बनेगा जब बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, बड़ा हो, और जब बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें एक मात्रा लग जाएगी आय, इसी में। तो पहले य का गढ़ जो बना था, इस य के गढ़ में ही ए आ गया, और इस ए में ही आ लग गया, तो हो गया आया। तो सीधा सा है, जब ये ए रहेगा तो ये छोटी मात्रा अय, अय हो जाएगा। बड़ी मात्रा है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ओ है तो अब हो जाएगा, क्योंकि ओ में कौन है, ओ में है हमारा ए और उ, तभी तो बना ए और उ, औ, औ से औरत, औरत। तो इससे ये तो ए हो गया, और ऊ से क्या बन रहा था, ऊ से बन रहा था वह, तो ये कौन सा बन गया, अब। और वैसे ही बड़े ऊ से कौन सा हो जाएगा, बड़े ऊ से तो आव। तो ये हो गया संधि हमारी किस तरह से, तो देख लो जल्दी से। ये हमारी दीर्घ संधि, अब इनके उदाहरण लेंगे। ये हमारी कौन सा, इसका इनसे मेल हुआ, किसी से भी, तो इसका इससे मेल हुआ तो कौन सा आ गया, सॉरी, इनका इनसे मेल हुआ तो ए, इनका इनसे मेल हुआ तो ये होगी गुण संधि। अब वृद्धि संधि क्या हुई, इनका इनसे मेल हुआ तो बड़ा वाला, इनका इनसे मेल हुआ तो बड़ा वाला, ये होगी वृद्धि संधि। अब उल्टा चलते हैं यहाँ से, जब इनका किसी से भी मेल हो, तो जब इसका मेल होगा किसी से भी तो यह बन जाएगा, जब इसका मेल होगा किसी से भी वह बन जाएगा, जब इसका मेल होगा किसी से भी वह बन जाएगा। इनका मेल होगा जब किसी से भी तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें ई शामिल है तो ये अय, ये अय, ये आव, आय, ये क्या इसमें ये शामिल है तो औ, यानी कि क्या, आय, सॉरी, आव, अव और आव, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये सारी संधि इस तरह से बन जाती है, मतलब संधियों की फॉर्मेशन कैसे होती है मैंने आपको ये बता दिया है। अगर किसी को पहली बार में ये चीज समझ नहीं आई हो तो इसको एक बार समझना। सबसे पहले क्या समझेंगे आप, सबसे पहले ये संधि तो आपने देख ही ली है, सबसे पहले इसको देखें कि स्वर होते क्या हैं, किस तरह से होते हैं, उनका मेल कैसे होता है, उनका मेल होके ये किस तरह से बन के आते हैं। अब पहचान के लिए आप याद रखेंगे संधि में आएगा क्या, तो संधि में या तो देखने मिल रहा है आपको, ये कौन सी है, दीर्घ संधि, आ ई उ, जब हो दीर्घ संधि, ये जब देखने मिले, इनकी मात्रा कौन सी है, ए की मात्रा एक होती है, ठीक है, इसकी मात्रा ये एक होती है ऐसे करके, और ये अर है ही, ठीक है, ये अगर ये देखने कहीं भी मिलेगा तो क्या होगी, गुण संधि। इसमें क्या होगा, अगर ये दो मात्राएं देखने मिल जाएं तो क्या होगा, या फिर ये दो मात्राएं देखने मिल जाएं ओ, औ पे, तो ये क्या हो गया, वृद्धि संधि, इसी में वृद्धि होगी। अब यण संधि क्या, अगर हमें ये देखने मिल जाए, वह देखने मिल जाए, रह देखने मिल जाए, अब इसको ध्यान रखेंगे, ये के साथ में हलंत है, इसका मतलब केवल स्वर है, यानी कि आधा है, आधा वह देखने मिल जाए, आधा रह देखने मिल जाए, तो ये क्या होगा, यण संधि। अगर हमें ये पूरा देखने मिल जाए ये, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर अय, ठीक। अगर हमें पूरा देखने मिल रहा है, इससे पहले सॉरी, ये मैं थोड़ा सा गलती हो गई है मुझसे, अगर इस तरह से देखने मिल रहा है जैसे हमने स्वय किया, तो इसमें क्या होगा, आधा से और पूरा वह, अगर ये देखने मिल रहा है, ठीक। अब इसके साथ साथ अगर हमें ये देखने मिल रहा है सब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा से भी पूरा और वह भी पूरा। तो से का मतलब क्या होता है, से प्लस, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो से प्लस ए, अगर वर्ण विच्छेद किया होगा तो ये क्या हो जाएगा, से प्लस ए प्लस व प्लस ए, ठीक, इस तरह से ये होगा। तो तब क्या होगा, ये अय हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, हम एक एक करके तो अपने सारे उदाहरण समझ लेते हैं, उदाहरण से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरह से क्या है, बस पहचान याद रखें कि क्या होगी। अब देखो मैं एक पीडीएफ दिखाता हूँ आपको, उसमें उदाहरण बताता हूँ बहुत सारे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस पैटर्न में पढ़ना पसंद है, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में भी समझा सकता हूँ और बिल्कुल चलता फिरता भी समझा सकता हूँ। तो देखो स्वर संधि क्या थी, ये पुस्तक है हरदेव भारी, मैं बता भी देता हूँ साथ में, प्रमाणिक पुस्तक होती है, मान्य पुस्तक होती है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी ऑब्जेक्शन लगाएंगे कहीं भी किसी भी आंसर की में तो वह मान्य होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने ले लिया है एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शब्द हमें देखने मिल रहे हैं, बहुत सारे शब्द अच्छे से, जो अगर मैं टाइप करके रखता तो शायद त्रुटि हो सकती थी, तो इसको एज इट इज ले लिया।
अब आप देखते चलें। तो सबसे पहले स्वर संधि है क्या? पास पास आने वाले स्वरों के मेल जो विकार या परिवर्तन होता है, मतलब उनके आने से परिवर्तन होता है, स्वर संधि कहलाती है। जैसे हिम और आलय, तो हिमालय, यहाँ ए और आ की संधि है। ए और आ की संधि कैसे होगी? तो हिम का मतलब है हिम में यहाँ पर हलंत नहीं है, और हलंत नहीं है तो इसका विच्छेद जब करते हैं हम, जिनको पता नहीं है, मैं का जब विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होगा मैं प्लस ए। ठीक है, ये विच्छेद होगा इसके साथ हलंत। तो अगर इस तरह से हमें दिख रहा है हलंत के साथ, तो मतलब केवल व्यंजन है। अगर हलंत के साथ नहीं दिख रहा तो क्या है वो? व्यंजन के साथ साथ उसमें स्वर भी शामिल है। अगर ये हिमा होता, ध्यान से समझ लेना यहीं पे, अगर ये हिमा होता तो इसका मतलब क्या होता? ये मैं और आ, ये होता। अगर माँ का मतलब क्या है यहाँ? मैं और आ, तो मैं व्यंजन और आ उसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखें। तो अब देखो संधि, ये 5 भेद देखते हैं हम। पहला, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में परिभाषा आप देख लेना, मैंने समझा दिया है। जब ए या आ के बाद ए या आ आए, ई या ई के बाद ई या ई आए, उ या ऊ से परे उ या ऊ आए, तो दोनों को मिलकर दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे राम, राम में क्या है? ध्यान से देख लेना, मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर मैं में हलंत नहीं है तो इसलिए क्या? ए शामिल है। ठीक, यहाँ पर ड़े में ए नहीं, हलंत नहीं है तो क्या? इसमें ए शामिल है। यहाँ भी क्या? ए शामिल है। यहाँ भी क्या? ए शामिल है। सभी में क्या? ए शामिल है, क्योंकि पूरे पूरे वर्ण हैं, पूरे पूरे हमें वर्ण दिख रहे हैं यहाँ पर। तो राम, ए और अनुचर, तो क्या हो जाएगा? रामानुचर। ये रामानुचर। कैसे हो जाएगा रामानुचर? ये माँ, आ का डंडा। चरण अमृत, ऋण के साथ क्या हुआ? ए हुआ। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। और यहाँ पर फिर ए के साथ संधि होगी, ऋण इसके साथ ए, क्योंकि इसी में शामिल है। और फिर ये वाला जो है ये इसमें ही शामिल है, क्योंकि हलंत नहीं है, और ये हमें अलग से मिल रहा है। ये तो ए और ए क्या हो जाता है? आ हो जाता है। चरणामृत, चरणामृत, चरणामृत। स्वर्ण अवसर, स्वर्ण अवसर, है ना। परम अर्थ, अब तो समझ ही गए होगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। परमार्थ। ठीक, यहाँ पर हिम और आलय, मैं के साथ ए शामिल, और आ, ए और आ मिलकर क्या बना देंगे? आ। ए के साथ आ मिलकर क्या बना देंगे? आ। देव आलय, देव के साथ ए के साथ आ मिलकर क्या बना देंगे? आ। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? ये सभी हो जाते हैं हमारे दीर्घ संधि वाले। ठीक है, और बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर देखते चले जाओ आप, उदाहरण को देखते चले जाओ। अभी ये वाले देखोगे आप, तो ए आ बन रहा है, ए आ। यहाँ पर ये, यहाँ पर देखेंगे ए और आ के साथ भी क्या हो रहा है? ए और ए भी आ बना रहे हैं, ए और आ भी आ बना रहे हैं। जैसे हिम और आलय, हिमालय। नित्य आनंद, नित्यानंद। देव आलय, देवालय। रत्न आकर, रत्नाकर। अब उसके अलावा यहाँ आ और ए भी आ बना रहे हैं, क्योंकि इनको समान वर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? करुणा, आ, और ए, तो यहाँ करुणालय। केवल एक ही जगह परेशानी आती है यहाँ पर, क्योंकि हमें ये दिखता नहीं है, ये हमें दिखता नहीं है कि इसके बाद ए भी इसमें शामिल है। ठीक है, बस इतनी सी परेशानी आती है। तो यहाँ करुणावतार, आ ए, तथापि आ। युवा अवस्था, युवावस्था। विद्या अर्थी, विद्यार्थी। विद्या आलय, विद्यालय। ये क्या हो जाता है? आ और आ मिलके आ बना रहे हो जब। महा आ, आशय, महाशय। विद्या आनंद, विद्यानंद, विद्यानंद। ठीक है, ये देखते हैं। विद्या आरंभ, विद्यारंभ। जब ई और ई मिलकर, बड़ी ई मिलकर बनाएंगे बड़ी ई, तो रवि ई और ई क्या हो जाएगा? बड़ी ई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो अंतर बताऊंगा मैं, उस अंतर को समझना बाद में, जब आगे की संधि आएगी। अभी कवि, छोटी छोटी बड़ी। कविंद्र, गिरी इंद्र, गिरीन्द्र। गिरीन्द्र बड़ी ई हो जाती है। अभी इष्ट, अभीष्ट। छोटी बड़ी, कपि ईस, कपीस। ग्री ईस, ग्रीस। मुनि ईस, मुनीस, या मुनीश्वर, जो भी शब्द है। बुद्धि ईस, बुद्धीस। मही इंद्र, महींद्र। अब यहाँ पर गलती होती है हमसे,
तो ये बिल्कुल ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हम जो शब्द पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? महेंद्र। किसी का नाम होता है तो हम महेंद्र करते हैं। अब यहाँ पर जो संधि है ये क्या आ रहा है? छोटा ए, है ना, छोटा ए, एक मात्रा है तो छोटा ए। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, है, या अयादि संधि होगी? यहाँ पर कौन सी संधि होगी? जब छोटा ए आता है तो यहाँ पर संधि होती है गुण संधि। ध्यान कर लेना, अभी आ जाएगी। कैसे आएगी ये? मही, मही तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, ई की इंद्र, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये तो महेंद्र हो गया। ध्यान रखना, ई और ई क्या बनाएंगे? ई, तो ये बनेगा महेंद्र, ठीक है। लेकिन एक कैसे बना? तो महा है इंद्र, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई है। देखो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ई था और ई था, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा? ई आएगा, बड़ाई। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? महा इंद्र, तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ई हो गया। तो इसने क्या कर दिया? अपना गुण बदल लिया ना, और जब गुण बदल लिया तो क्या होता है? गुण संधि होती है। तो इनको मिलाकर क्या हो जाएगा? इनको मिलाकर हो जाएगा आई, ए, आई नहीं ए, ये वाला। और इसकी मात्रा कैसी होती है? ये वाली होती है। समझ गए इस चीज को? तो अगर हमारा मही इंद्र है तो ये महेंद्र हो जाएगा क्योंकि ई है। लेकिन महा इंद्र है, ये एक मात्रा गलत लगा दी इंद्र पर, ये मात्रा गलत लग गई है समझाने के चक्कर में। अगर ये महा इंद्र है तो इसका मतलब आ की संधि ई के साथ हो रही है, और ये होती है कौन सी संधि? गुण संधि। इससे बनता है ए, तो तब होगा ये महेंद्र, इस ये वाला महेंद्र, ठीक है। इससे ध्यान रखना, आगे चल के शायद शब्द आ भी जाएगा, तो ध्यान रखना इस बात को। तो महेंद्र, कहाँ थे हम? यहाँ, यहाँ पे देख लो। और समान स्वर चल रहे हैं अभी। भारती ईश्वर, भारती ईश्वर। रजनी ईस, रजनीश। जानकी ईस, जानकी ईस। भानु उदय, ऊ और ऊ समान स्वर आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। भानु उदय। सिंदूर में, सिंदूर में। कटु उक्ति, कटु उक्ति। रघुत्तम, रघुत्तम, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, मंजू उषा, मंजूसा। उगुरु उपदेश, छोटा हुआ आता है, ये वर्तनी याद रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आ जाती है वर्तनी त्रुटि में। तो यहाँ पर गुरु उपदेश, ठीक। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, अ, गुरु उपदेश। भू उपरी, भूपरी, ठीक। यहाँ गुरु उपदेश होगा, ठीक। वधु उल्लास, वधुल्लास। भू ऊर्ध्व, भूर्ध्व। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर आएंगे गुण संधि पर। गुण संधि, ये आ गया महेंद्र, है ना, महेंद्र था, महेंद्र था, ये गलती होती है। अब देखो, अभी भी मैं बहुत तेजी से करा रहा हूँ और ज्यादा डिटेल में कराता हूँ संधि को, बिल्कुल आराम आराम से, ऑफलाइन क्लासेज में। अब क्योंकि सब लोगों को जल्दी होती है, तो फिलहाल इतना कि जितना हमारे एग्जाम के हिसाब से पर्याप्त हो, ठीक है। हम हिंदी के विशेषज्ञ ना बने और केवल एग्जाम, हमारे एग्जाम के लिए पर्याप्त हो, गलती ना हो, वो सब चीजें बताकर चल रहा हूँ। गुण संधि, गुण संधि क्या होती है? ए आ से परे ई आ जाए, मतलब ए आ से अलग कुछ भी आ जाए, ई आ जाए तो ए हो जाएगा। ए आ से अलग, मतलब ए के साथ में ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और एयास के साथ में री आ गया तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ये चीज हमने देख ली है। तो जब ए के साथ में ई हो जाए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आ के साथ में ई होगा तो भी ए होगा, ए के साथ ई होगा तो भी ए होगा। मतलब हर कंडीशन में क्या होगा? ई, ए ही होगा। ये तो पता है हमें, छोटे आ के साथ आ जाए चाहे बड़े आ के साथ आ जाए, ठीक। भारत, ए इसमें शामिल है तय में, इतना तो पता ही होगा, पता चल गया होगा। और यहाँ पर ई है, तो ए के साथ ई मिल रहा है तो क्या बना? इंद्र। मृग इंद्र, मृगेंद्र। नर इंद्र, नरेंद्र। देव इंद्र, इसमें ए शामिल है वे में, ठीक। और यहाँ पर ई है तो देवेंद्र, ठीक। प्र इत, फिर रे के साथ रे और ई, तो ये तो गड़बड़ हो गया, है ना। ये प्रेत कैसे कर दिया? ये रे के साथ आ रहा है, रे का तो जबकि इसमें कोई रूल नहीं है। जब इसका विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होता है पे और रे, ठीक। और इसके साथ में ए, तो ए शामिल होता है तो ए की ई के साथ संधि होती है, ठीक। तो यहाँ पर प्रेत। सुर इंद्र, सुरेंद्र।
रे में ए शामिल हो, और ये महा, ये मैंने समझाई दिया। आ के साथ ई आ रहा है तो भी ए। हम ठीक, ए के साथ ई आ रहा है, बड़ा ई आ रहा है भले ही, तो ए। आराम से पता चल रहा है चीजों का। यहाँ पर गण, ए के साथ ई आ रहा है तो ए, गणेश। देव ईस, देवेश। रमा ईस, रमेश। महा ईश्वर, महा ईश्वर, महेश्वर। आ के साथ ई आ रहा है, महा ईश, महेश। चंद्र उदय, चंद्रोदय। ठीक, क्यों आया ये? क्योंकि यहाँ ए के साथ उ आ रहा है। अब तक ई आ रहा था, ई आ रहा था तो ए बना। अगर उ आ रहा है तो क्या बनेगा? ओ। ओ चंद्रोदय। पर उपकार, परोपकार। परम उत्सव, परमोत्सव, परमोत्सव। उसके बाद महा उपदेश, महोदेश। दीर्घ उपल, दीर्घोपल। ए के साथ ऊ चल रहा है। नव ओढ़ा, गंगोर्मी। महा महोर्स। ठीक है, ये तो आसान हो जाता है। चलिए अब इसे देख लेते हैं। ये भी दो उदाहरण है। सप्त ऋषि, जब री आ जाए तो क्या हो जाएगा? अर। इस वाले अर को मैंने बताया था, ये वाला अर, इसको अर बोलते हैं। अर क्यों बोलते हैं? अगर नहीं पता आप लोगों को तो ध्यान रखें। यहाँ पर इसकी जो ध्वनि होती है, सप्तर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, देव अर्षि, ऐसे बोला जाता है ये, तो अर बोला जाएगा। ठीक है, देव ऋषि, देवर्षि। महर्षि, महर्षि। राजर्षि, राजर्षि। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद वृद्धि संधि आ जाती है। वृद्धि संधि का मतलब ए आ के बाद में ए आ जाए। ए आए तो क्या? ये मतलब इनमें से कोई सा भी आ जाए तो ये आई। इसके बाद में आ जाए तो क्या? ओ, मतलब सीधा सीधा पहचान बताई दी है मैंने। तो यहाँ पर देखो, ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। दो मात्राएं आ रही हैं, कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो आप पता चल जाएगा, बिल्कुल आसान पता चल जाएगा आसानी से। ठीक, बस एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लो। तो यहाँ पर ए के साथ ए आ रहा है तो आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक एक, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक एक, इसका विच्छेद भी पूछा जाता है, ध्यान रखना इस बात को। तो एक एक, अके अकैक। ठीक है, एकैक, ऐकैक। ए आगे साथ ए आ रहा हो सदा, आ और ए। तो यहाँ पर देखो, कै में क्या है? ऐसा मिला है, ए ए आई। आ ए तो भी आई। तथा एव, तथेव। महा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। देव ऐश्वर्य, देवेश्वर्य। धर्म ऐक्य, धर्मेक्य। विश्व ऐक्य, विश्वेक्य। परम औषधि। ठीक, अब देखो ये ए चल रहा था, आई चल रहा था। अब यहाँ पर संधि किससे हो रही थी? ए या आई से हो रही थी। यहाँ पर ओ या औ से जब संधि हो रही हो तो क्या? परम औषधि, परमौषधि। ओ आ जाएगा। महा और परम और दर्य। महाओज, महोज। ओ जलोध, जल ओक, जलोक। ठीक है, ओ आ रहा है, ओ की मात्रा आ रही है सभी जगह। ये हो जाता है। उसके बाद आते हैं यण संधि पर। यण संधि हमने बता दिया है, जब ई के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? यह हो जाता है। ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? वह हो जाता है, वह। और री के स्थान पर क्या हो जाता है? र हो जाता है। ठीक, तो उसे देख लेंगे। ई के साथ यदि ए आ रहा हो, जैसे कि ये छोटी ई है ई, और इसके साथ ए आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यद्यपि। अब देखो, यद्य, द, ये ऐसे बनता है। इसका मतलब ये होता है, इस वाले दय का मतलब दय आधा और यह पूरा, है ना? तो यहाँ पर यद्यपि। अब इसे देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यद्यपि। तो यहाँ दय और यह, यहाँ देखोगे तय और यह, तय और यह आधा तय। आधे तय का मतलब क्या है? कि ये आ रहा है पूरा, मतलब ये केवल व्यंजन है, इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अय नहीं बोलते, यह बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अति, अधिक, अत्यधिक। रीति अनुसार, रीत्यानुसार। नदी अर्पण, नद्यर्पण। ठीक है, देवी अर्पण, देव्यर्पण। इति आदि, इत्यादि। ठीक, इत्यादि। ऐसा जो भी शब्द आएंगे जिनमें आधा व्यंजन आ रहा हो और उसके बाद में यह या वह आ रहा हो,
जैसे यहाँ पर आ, ये तय आधा और ये पूरा, इति आदि, इति आचार, अत्याचार, अति आचार, अत्याचार, देवी आल्य, ई के बाद आर है तो देव्याल्य, सखी आगम, सख्यागम है, आधा हो जाएगा, और ई का क्या बन जाएगा, ए में मिलकर ये बन जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद में सरस्वती आराधना, सरस्वत्य आराधना यहाँ पर आएगा, सरस्वत्य आराधना। ठीक, तो ये इस तरीके से यण संधि चलती है हमारी। मधुवरी, मधवरी, मधवरी। ठीक, क्यों? क्योंकि ऊ के साथ ए मिला, ऊ के साथ ए मिलेगा तो क्या बनेगा, द्वै, वै, और वैसे पहले कोई भी व्यंजन, केवल व्यंजन, तो इसलिए आधा लिखा हुआ है तो वो केवल व्यंजन है, उसमें स्वर शामिल नहीं है। ऋतु अंत, ऋत्वंत, वधु अर्थ, वध्वर्थ, भानु आगमन, भानुवागमन, तू आगत इसीलिए बनता है स्वागत, तू का ऊ, आ का आ, तो यहाँ पर स्वा, स तो स रहेगा ही, लेकिन वो ऊ कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो देखो ऐसा होता क्यों है, ऊ जब आ के साथ चला गया, उसने क्या बना दिया, वह बना दिया, और क्योंकि आ का डंडा है तो वाह। ठीक, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये स तो रहेगा ही, तो स के साथ जो उसका स्वर था वो गायब हो गया, केवल व्यंजन रह गया। ऐसा इसलिए होता है। ठीक, वधु आगमन, वध्वागमन, पात्र अंश, पात्रंश। ठीक, मात्र अर्थ, मात्रार्थ, ये वाला रह, ये बन जाएगा, इस रह का मतलब ये वाला रह, मात्र अर्थ। उसके बाद पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक, ये री से ये आ मिला तो क्या हो गया, त्रा, रह। मात्र आनंद, मात्रानंद। ठीक है, ये हो जाता है। उसके अलावा भात्र आनंद, भ्रात्रानंद, प्रति उपकार, प्रत्युपकार। ठीक, यहाँ जो भी वर्ण रहेगा वो वैसे ही रहेगा। ठीक, बस ई का यह हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। उपरी उक्त, उपरयुक्त, प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर, ई के साथ में उ मिला तो त्यू। ठीक है, ते, इसका क्या बन गया, ये, और ये उ है ही। ठीक, प्रति उह, प्रत्युह, निऊन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, न्यून, नी, ई के साथ में उ मिला तो क्या बन गया, यू, यू। ठीक, ये ऊ का ऊ, ई का ये, और न का आधा न, मतलब केवल व्यंजन। प्रत्यूष, प्रत्यूष, विऊह, व्यूह, व्यूह, वाणी उर्मी, वाण्यर्मी, अनुइष्ट, अनविष्ट, ऊ के साथ में ई मिल रहा है तो वह बन रहा है। धातु एक, धात्विक, अनुईक्षण, अनवीक्षण, वधु इष्ट, वध्विष्ट, वधु ईर्ष्या, वध्वीर्ष्या। मतलब आप देखते चले जाओ, ध्य, द्वै, न्वै, त्वै, न्वै, ये, मतलब सीधा सीधा यहाँ जो भी आ रहा है वो वर्ण आएगा, व्यंजन आएगा, इसका बदलेगा जो भी बदलेगा, और बाकी ये मात्रा जो भी रहेगी वैसी रहेगी। ठीक है, ये हो जाता है। अब सबसे बाद में अयादि संधि, अयादि संधि को हमने देख लिया है। जैसे ए के बाद, ए के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो ए का क्या हो जाएगा, अय, ऐ का क्या हो जाएगा, आव, आय, और उसके बाद में इसका औ का क्या हो जाएगा, अव, और औ का क्या हो जाएगा, आव, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए के साथ, ए के साथ ए देखते हैं हम, इस ए के साथ से ए, अन, तो क्या हो जाएगा, ये। अब देखो ये का मतलब क्या है, शयन का मतलब, जब हम इसे लिखेंगे शयन तो इसका विच्छेद क्या होता है, स का विच्छेद क्या हुआ, से और ए, ये हलंत के साथ केवल। ठीक, इसका विच्छेद क्या हुआ, ये और ए, हलंत के साथ, और इसका विच्छेद क्या होगा, न और ए, ये हलंत के साथ, सैन, ऐसे विच्छेद होगा इसका, स ए, ये ए, न ए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, ये ए, तय तो अपना ही, इसका जो ए है वो इसके साथ मिलके क्या लग रहा है, वो अय है, तो इसलिए बोलते हैं इसको अयादि संधि। और इसमें गड़बड़ यही होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ कहीं अय तो आया नहीं, यहाँ तो ये आ रहा है, केवल यह दिख रहा है, सैन का ये दिख रहा है, लेकिन यह के साथ इसका ए शामिल है, क्योंकि स क्या है, पूरा है। अगर ये ऐसा होता, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, शब्द गलत है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता, ध्यान रखना, तो अब क्या होता, से, ठीक, विच्छेद करके बता रहा हूं, ये,
ए, ने और ए। ठीक, ये ऐसे। तो यहां पर क्या होता, ये इसका से आधा ये पूरा, तो ये क्या हो जाता, केवल ये रहता। ठीक, केवल ये रहता, ये ए नहीं होता इसके साथ। अब इसका से का ए शामिल है ये में, तो इसलिए बोलते हैं इसको मिलाकर अय। ठीक, ये बात ध्यान रखनी। तो से अन सयन अय, ने अन नय, इसका न का ए और इसका यह है ही पूरा। ठीक है, तो ए के साथ में ए। कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें जो हमें ये दे दिया जाता है हलंत, ये कहाँ पर है। ठीक है, तो वो हलंत का मतलब क्या है कि जब आप विच्छेद करेंगे, जैसे आपने नयन का विच्छेद किया तो क्या हुआ, ने ए, इसके साथ हलंत ये ए, ने और ए, ये हुआ। तो यहां पर क्या है, देखो ये हलंत के साथ हमें दिख रहा है, बाकी स्वर इसका अलग हो जाता है। ठीक, तो ये ने अक नायक, ये कई बार गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आई के साथ है, दो मात्राओं के साथ जब ए की संधि होगी तो क्या हो जाता है वो, जब दो मात्राओं के साथ यानी कि आई के साथ जब किसी भी असमान स्वर की संधि हो तो क्या हो जाए, आए। तो ये के से पहले क्या हो जाएगा, आ का डंडा लग जाएगा। ए ने में शामिल है, ने में से ए हुआ, ये आ हुआ और ये हुआ, तब हुआ ये आ है। विच्छेद करके बता देता हूं अगर ये नहीं पता। देखो, हाँ, सबसे आसान तरीका है पवन, समझाने के लिए। और पावन दोनों ही शब्द होते हैं। पवन मतलब हवा, इसका विच्छेद क्या होता है, प अ व अ न अ, ये इसका विच्छेद क्या होता है, प आ व अ न अ। अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, अव, और यहां पर क्या दिख रहा है आपको, आव। बस सिंपल चीज। तो यहां पर आपको आव और यहां पर आपको अव, ए व आ व आव। ठीक है, अब दोनों का जो विच्छेद होगा वो भी अलग होगा। ठीक है, जैसे ये था नयन बना, सैन बना, कैसे बना, ने और अन है, ने और अन है तो नयन बन गया। पवन कैसे बनेगा, अगर पे और अन है, अगर पई और अन है, तो देखो यहां तो हो गया पवन, यहां दो मात्रा है तो क्या हो गया, पावन। ठीक, समझाने के लिए मैंने बता दिया ये थोड़ा सा, बाकी आप देखना आगे। गे अन गायन, ये देख लो। ने अक नायक, से अक सायक, क्योंकि दो मात्राएं चलनी है, गे अक, गई अक गायक, गई अन गायन। ठीक, ये हो जाता है। अब देखो यहाँ पर पवन, ये आ गया। पवन और पावन दोनों ही एक साथ दिख रहे हैं, दोनों को एक साथ देख लेना। देखो यहाँ भो अन, भवन एक मात्रा है, ए के साथ भवन। हो अन एक मात्रा, हवन। पो अन एक मात्रा है और ए के साथ संधि है, तो क्या हो जाएगा ये, पवन। वहां शायद मैंने पे लिख दिया है, पो की जगह पे, गलती से पे लिख दिया है, मुझे याद आया। पे और वो उसके साथ समझा रहा था, इसलिए ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको क्षमा करना। क्योंकि मैं इसके साथ समझा रहा था तो इसलिए उसमें फ्लो में बह के वो एक मात्रा शायद होगी, ये गलती से मुझे जहां तक याद है। तो ये ध्यान रखना है, ये ओ के साथ संधि। तो पो अन पवन। ठीक है, समझ गए इस चीज को। पो ओ के साथ एक मात्रा है तो पवन हुआ, और यहां पर दो मात्रा है तो क्या हो जाएगा, पावन। ठीक, और ये एक मात्रा के साथ होता, अगर ये होता उसको भी चलो बता देता हूं, अगर ये होता तो क्या हो जाता, ये होता तो क्या हो जाता, बता दो अभी से। तो ये क्या हो जाता, पयन। समझ गए, क्योंकि ए का क्या बनेगा, ये, और ओ का क्या बनेगा, वे, तो ये हो जाता पयन। और अगर ये होता, सॉरी, ये होता अन, तो क्या हो जाता, पायन। क्योंकि ऐ का क्या बनेगा, एक तो आ बन जाएगा और ए का ये, मतलब इसका क्या बनेगा, ये। अगर ये इसके साथ है, ओ की मात्रा है, दो मात्रा ओ की है, तो क्या हो जाएगा, वे। ए और आई और औ में अंतर क्या है, ये और वे का, ये और वे। ठीक है, ये हमने समझ लिया।
तो यहाँ सारे के सारे क्या, ये उदाहरण हमने देख लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर देना। बाकी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी होगी शायद। कोशिश करूंगा और थोड़ा सा संक्षेप में लेने की आगे से क्लासेस। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी हो सकता है कि थोड़ा सा मैं फ्लो में बह जाता हूँ, ज़्यादा समझाने लग जाता हूँ, तो अगर ऐसा हुआ हो तो थोड़ा सा मुझे वो भी चीज़ बता देना। ठीक, आगे से उस चीज़ का ध्यान रखूंगा समझाने में। मिलते हैं आगे की क्लासेज में। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। आपको कैसी लगी ये क्लास वो जरूर बता, मतलब आगे कंटिन्यू करनी है, किस तरह से करनी है, क्या करनी है, वो एक बार टेक्स्ट कीजिएगा अपने एग्जाम के हिसाब से। चलिए मिलते हैं अगली क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।